मैं कुलदीप कुमार शर्मा। मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। आज अपन बीएससी फर्स्ट ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो फर्स्ट यूनिट का है कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में नॉर्मली अपन आज शुरुआत करते हैं बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग आपने पढ़ा ही होगा कि जब दो चीज़ आपस में जुड़ती है तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं फर्स्ट बॉन्डिंग की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग वह बॉन्डिंग है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं और वह जिस पावर की वजह से आपस में जुड़े रहते हैं उसे केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो जैसे देखिए ए और बी दो परमाणु हैं, ये आपस में जुड़कर ए बी मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये जो मॉलिक्यूल है जिसमें ये दोनों परमाणु जिस एनर्जी या जिस पावर की वजह से जुड़े हैं उसे अपन बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या कहेंगे? दोनों परमाणु जिस शक्ति द्वारा जुड़े हैं उसे हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन, दो या दो से अधिक परमाणु जिस शक्ति द्वारा दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर मिलकर अणु बनाते हैं और वे जिस शक्ति द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं उसे रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, हाफ O2 प्लस H2 की आपस में क्रिया होगी तो मॉलिक्यूल फॉर्म होगा H2O, जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु जुड़े हैं और दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में इसका फॉर्मूला बना देता हूँ। ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन द्वारा दोनों हाइड्रोजन से जो बंध बनाया गया ये कहलाएगा केमिकल बॉन्ड। क्या कहलाएगा? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड वैसे तो तीन प्रकार के होते हैं। केमिकल बंध या रासायनिक बंध तीन प्रकार के होते हैं। रासायनिक बंध तीन प्रकार के होते हैं, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध और उपसहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि दो या दो से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉन का साझा करके जो बंध बनाएंगे उसे सहसंयोजक बंध कहेंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं अपन सहसंयोजक बंध या कोवलेंट बंध। सहसंयोजक बंध जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो बंध बनाएंगे वो सहसंयोजक बंध कहलाएंगे। जैसे अपन बात करते हैं आपके सामने दो तरीके के परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु और कार्बन परमाणु। हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये चारों इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, एक इलेक्ट्रॉन पार्टनरशिप में इलेक्ट्रॉन दिया, तो हाइड्रोजन ने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में पार्टनरशिप करके एक बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल से देख सकते हैं मीथेन के अंदर। इसमें कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, जिससे बने बंध को अपन कहेंगे कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध। क्या कहलाएगा? ये सहसंयोजक बंध कहलाएगा। तो अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं, दो या दो से अधिक परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन के साझे से बने बंध को सहसंयोजक
बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। वैसे इसको समझने के लिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि सह संयोजक मतलब दो चीज़ें आपस में पार्टनरशिप करके किसी न किसी चीज़ से पार्टनरशिप करके बना रही जो बंध आपस में जुड़े हुए हैं उसे सह संयोजक बंध कहेंगे। जैसे कि अपन ने देखा कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन चतुस्संयोजी परमाणु है, इसकी चारों इलेक्ट्रॉन्स एक एक हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एक हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन देके साझा करके इलेक्ट्रॉन का साझा करके एक परमाणु एक बंध बनाएगा, एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा, जैसे अपन कहते हैं मेथेन या CH4। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन आयनिक बंध की। किसकी बात करते हैं? आयनिक बंध। आयनिक बंध नाम से ही पता चल रहा है कि आयनों द्वारा आपस में बने बंध को आयनिक बंध कहेंगे। जैसे आयंस मिलकर बंध का फॉर्मेशन करेंगे, आयनिक बंध। आयंस धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन एग्जाम्पल देखते हैं कि अपन Na+ व Cl-, ये दोनों विपरीत, देखो आप पहले ही आपको पता है कि विपरीत आवेश आपस में आकर्षित होते हैं तथा समान आवेश हमेशा प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, विपरीत आवेश वाले परमाणु जब जैसे धनायन और ऋणायन आपस में मिलकर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा जो बंध का फॉर्मेशन करते हैं उसे आयनिक बंध कहते हैं। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन फोर्स, जिससे ये बनेगा NaCl। पॉजिटिव और नेगेटिव बीच में आकर्षण है और ये दोनों इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहे हैं, तो विद्युत आकर्षण बल द्वारा ये आपस में आयनिक बंध का निर्माण करते हैं। तो लिखो धनायन व ऋणायन, धनायन व ऋणायन आपस में स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा परस्पर जुड़कर बंध का निर्माण करते हैं। आयनिक बंध कहलाते हैं। वह आयनिक बंध कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल और देख सकते हैं, जैसे H+ Cl- तो HCl, Mg+2 प्लस Cl- MgCl2, तो आयनिक बंध वह आयन जिसमें धनायन व ऋणायन दोनों विपरीत आवेश वाले परमाणु द्वारा इसमें स्थिर विद्युत आकर्षण, इनमें इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स लागू होगा, जिससे ये नेगेटिव पॉजिटिव की ओर हो जाएगा और इन दोनों मिल से ये दोनों जब नेगेटिव पॉजिटिव की ओर आएगा तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा और अट्रैक्शन की वजह से ये जो बंध बनेगा ये कहलाएगा आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट बात करते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किसी दो परमाणुओं के बीच में अभी तक अपन ने बात की सहसंयोजक बंध में क्या हो रहा था, दोनों साझा कर रहे थे, और आयनिक बंध में एक में इलेक्ट्रॉन की कमी थी और एक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने की वजह से इनमें स्थिर विद्युत आकर्षण बल लग रहा था, इसकी वजह से इनमें बंध बन रहा था। लेकिन अब बात करते हैं उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक जिसमें सहसंयोजक बंध की थोड़ी सी मात्रा है, मतलब थोड़ी सी इसमें क्वालिटी है सहसंयोजक बंध, लेकिन उपसहसंयोजक बंध जिसमें सहसंयोजक बंध किसे कहेंगे, जिसमें दोनों परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझा कर रहे थे, लेकिन इसमें उपसहसंयोजक मतलब थोड़ी सी कमी है। तो उपसहसंयोजक बंध वह बंध जिसमें दो परमाणुओं में से किसी एक परमाणु द्वारा अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देने से या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने से बने बंध को सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध कहेंगे। जैसे कि अपन एक एग्जाम्पल देते हैं, RNC एल्किल आइसोसाइनाइड की बात की जाए, एल्किल आइसोसाइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ये जो एरो वाला साइन है ये कहलाता है उपसहसंयोजक बंध। ये क्या कहलाता है? उपसहसंयोजक बंध। तो
उपसहसंयोजक बंध कहलाता है। नाइट्रोजन द्वारा अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें 3 अबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो तीनों मिलकर क्या बना दिए, बॉन्ड्स बना दिए। एक लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये जब नाइट्रोजन द्वारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन को देने से, नाइट्रोजन द्वारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कार्बन को देने से बने बंध को उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं। जब दो परमाणुओं में से किसी एक परमाणु द्वारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देने से बने बंध को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो दो परमाणु थे नाइट्रोजन और कार्बन में से किसी एक परमाणु, तो नाइट्रोजन ने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देने से बने बंध को उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। तो इस परमाणु में एग्जाम्पल लिया एल्किल आइसोसाइनाइड। अपन अब इसको मैं लिख ले, इसे लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब मैं इसको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल लिया अपन ने पहले, एल्किल आइसोसाइनाइड। एल्किल आइसोसाइनाइड में RN⸻C। अब इसमें उपसहसंयोजक बंध उपस्थित है। तो नाइट्रोजन द्वारा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया गया, तो नाइट्रोजन क्या हुआ, दाता परमाणु हुआ। इसने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया, नाइट्रोजन द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए गए, तो इसने क्या किया, दाता परमाणु हुआ। तो कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो ग्राही परमाणु हुआ। उपसहसंयोजक बंध में नाइट्रोजन ने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए तो दाता परमाणु, और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो ग्राही परमाणु। अब इसमें एक फॉर्मल आवेश आता है। एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है फॉर्मल आवेश। मतलब नाइट्रोजन ने कितने चार्ज का ट्रांसफर किया और कार्बन ने कितने चार्ज का एक्सेप्टेंस किया, मतलब ग्रहण किया। तो इसको निकालने के लिए अपन एक फॉर्मल आवेश की, चलो फॉर्मल आवेश से पहले अपन एक नॉर्मल एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि उपसहसंयोजक बंध क्या है। कि अब जब किसी से अपन पैसा उधार लेते हैं, मतलब किसी से कुछ चीज़ अपन, अगर अपने पास पैसों की कमी हो जाती है तो अपन किसी सेठ या बनिया से अपन पैसा उधार लेते हैं। तो बनिया अपन को पैसे देता है तो दाता परमाणु हुआ, और जो अपने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, मतलब चीज़ अपन ने ली, तो उसने क्या हो गया, अपन वो पैसे अपन ने लिए तो अपन ग्राही परमाणु, अपन ऋणी परमाणु है, और जो देने वाला वो दाता परमाणु हुआ। ठीक है, धनी परमाणु और ऋणी परमाणु। ठीक है, तो अब धनी और ऋणी के जो चार्जेस है, आवेश है, मतलब दाता परमाणु अपन को किसी न किसी चार्ज से अपन को दे रहा हुआ, मतलब जैसे अपन पैसे लिए तो टैक्स कोई ना कोई इंटरेस्ट के साथ ही अपन को पैसे दे रहा है, बाकी तो देगा नहीं। तो नाइट्रोजन ने किस इंटरेस्ट के साथ कार्बन को अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए, इसके बारे में अपन निकालेंगे। तो अपन इसको निकालने के लिए अपन एक फॉर्मल आवेश का फॉर्मूला लगा के आराम निकाल सकते हैं। तो अपन बात करते हैं फॉर्मल आवेश। फॉर्मल आवेश का फॉर्मूला है, फॉर्मल आवेश बराबर परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या
माइनस असहभाजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, असहभाजी इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस सहभाजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। फॉर्मल आवेश का फॉर्मूला परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस असहभाजी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस सहभाजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्लस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से काउंट करेंगे। तो अपन एग्जांपल पहले अपन ने उपसहसंयोजी बंध में एग्जांपल लिया RNC। तो एल्किल आइसोसाइनाइड की बात की जाए तो इसमें नाइट्रोजन दाता परमाणु था। तो नाइट्रोजन परमाणु का अगर अपन फॉर्मल आवेश निकाले, नाइट्रोजन परमाणु का फॉर्मल आवेश निकाला जाए तो नाइट्रोजन परमाणु का फॉर्मल आवेश, तो नाइट्रोजन परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ठीक है, अब देखो नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन ने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो नाइट्रोजन के देखो, नाइट्रोजन ने 3 तो बंदी इलेक्ट्रॉन थे, ये 3 बंदी इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मित दे दिया और वापस से क्या बना दिया, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बना दिया। तो नाइट्रोजन ने कितने बंद बनाए, 1 2 3 4, और अबंदी इलेक्ट्रॉन इसके पास है ही नहीं क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डेड में काम ले लिए। तो असहभाजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हुई 0 और बंद कितने बना रखे, 1 2 3 4, तो 4 बंद बना रखे। तो इसका फॉर्मल आवेश कितना हो जाएगा, 5 - 4 बराबर +1। नाइट्रोजन एक दाता परमाणु, इस पे फॉर्मल आवेश कितना है, +1। नाइट्रोजन का फॉर्मल आवेश बराबर +1। इसी तरह अगर अपन कार्बन की बात करें, कार्बन एक ग्राही परमाणु है, अगर कार्बन का फॉर्मल आवेश निकाले तो कैसे निकालेंगे, देखो कार्बन परमाणु, कार्बन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, सही वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं कार्बन के। अब कार्बन के नॉन बॉन्डेड और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन देखते हैं। कार्बन की वैलेंस होती है 4, 1 2 3 4। कार्बन ने तो 2 तो बंदी इलेक्ट्रॉन दे रहे, दो इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो बंद बनाने में कार्य है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाद फ्री पड़े। लेकिन कार्बन कितने बंद बना रहा है, 1 2 और 3, टोटल मिला के 3 बंद बना रहा है। तो कार्बन ने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है इसकी, 3, और नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2। 3 + 2 5, 4 - 5 बराबर -1। कार्बन का फॉर्मल आवेश कितना आया, -1। गेट, ठीक है। फॉर्मल आवेश निकालना आ गया आपको। फॉर्मल आवेश नॉर्मली है उपसहसंयोजक परमाणु, जब भी अपन उपसहसंयोजक बंध के एग्जांपल्स देखेंगे उन परमाणुओं में से अपन को फॉर्मल आवेश निकालना आना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन सहसंयोजक बंध की प्रवृत्ति, मतलब सहसंयोजक बंध होता क्या है, कैसे इसकी बॉन्डिंग होती है, कैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन होते हैं। जैसे अपन ने मेथेन का स्ट्रक्चर्स देखा, ऑर्बिटल फॉर्मेशन होता है, कैसे होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो इसके बारे में बात करने से पहले एक सिद्धांत है, मतलब सहसंयोजक बंध के बारे में एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी दी थी, वांट ऑफ लीबेल थ्योरी। टॉपिक है नेक्स्ट सहसंयोजक बंध की, सहसंयोजक बंध की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सहसंयोजक बंध की प्रवृत्ति में एक साइंटिस्ट है, मतलब एक साइंटिस्ट ने थ्योरी दी थी, वांट ऑफ लीबेल थ्योरी। वांट ऑफ लीबेल थ्योरी के अंदर वांट ऑफ लीबेल ने बताया कि कार्बन एक चतुस्संयोजी परमाणु का है। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और चतुस्संयोजी परमाणु है। चतुस्संयोजी परमाणु तो इसकी संरचना कैसी होनी चाहिए, चतुष्फल की संरचना होनी चाहिए। बट इन्होंने ये बात की कार्बन के बहुत सारे समावयवी बन सकते हैं, जैसे कि CH2Cl2। देखिए अपन बात करते हैं, फर्स्ट बात करते हैं, बाद में इसको समझ लेंगे, थ्योरी को बाद में लिख लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं मेथेन। मेथेन के पास कार्बन से जुड़े हुए चारों हाइड्रोजन परमाणु सारे एक जैसे ही हैं।
तो इसके कोई समावयवी बन नहीं सकते। तो कार्बन की इसकी संरचना कैसी होगी? चतुष्फल की होगी, क्योंकि कार्बन एक चतुस्संयोजी परमाणु, इसकी संरचना कैसी होगी? चतुष्फल की होगी, जिसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक है, लेकिन अगर इसके जो कार्बन के चारों परमाणु से दो की संयोजकता चेंज कर दी जाए, जैसे CH2Cl2 लिया जाए, तो इसके समावयवी बनना पॉसिबल है, क्योंकि ये तीन तरह की संरचनाएं बना सकता है। तीन तरह के समावयवी बना सकता है, संरचना समावयवी, पिरामिडीय समावयवी और चतुष्फल के, मतलब तीन तरह की ज्योमेट्री बना सकता है। ठीक है, संरचना समावयवी में। तो अब अपन वांटाफ लीबेल ने बताया कि कार्बन एक चतुस्संयोजी परमाणु है, इसकी चतुष्फल की संरचना तो होगी, लेकिन अगर ऐसे परमाणु हो CH2Cl2 जैसे, एग्जांपल ले लेते हैं अपन CH2Cl2 जैसे परमाणु है, और ये एक तरह का समावयवी है। क्या है? एग्जांपल है अपने पास CH2Cl2 की समावयवी की बात की जाए तो देखो, ये संरचना समावयवी के अंतर्गत, संरचना समावयवी के अनुसार ये कितने तरह की बना सकता है? दो तरह की, तीन तरह की संरचना बना सकता है। एक तो ज्यामितीय संरचना, पिरामिडीय संरचना, और मतलब ज्यामितीय में समतलीय संरचना। पहली होगी समतलीय संरचना, तीन तरह की संरचनाएं बना सकता है ये, समतलीय, पिरामिडीय और चतुष्फलकीय। लेकिन अब देखिए, अपन समतलीय संरचना में बात की थी, कार्बन के दोनों हाइड्रोजन परमाणु ये रहे, Cl तो ये कौन सा हो गया? 60 डिग्री का इनके पास एंगल है, और ये हो गया समपक्ष, सिस ट्रांजिशन, समपक्ष या सिस। वैसे आपको पता होगा समावयवी की डेफिनेशन क्या होती है? जिसके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचनाएं भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो ये संरचना तो होगी समपक्ष, और इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में बन सकती है। ये कितने बॉन्ड डिग्री का एंगल हुआ? 180 डिग्री का, और ये स्ट्रक्चर हुई ट्रांस। वही कार्बन परमाणु है, चतुस्संयोजी है, लेकिन इसकी चारों संयोजकताएं समान नहीं होगी, तो ये अलग अलग तरीके से संरचनाएं बना सकता है, और इसके बॉन्ड एंगल अलग अलग हो सकते हैं। जबकि अपन ने पहले बात की थी कि नॉर्मल यूनिवर्सल अपन ने बात करते हैं कि कार्बन एक चतुस्संयोजी परमाणु है और उसकी चतुष्फल की संरचना बनाता है, और उसके बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। तो वांटाफ लीबेल ने बताया कि ऐसा समावयवी लिया जाए, जैसे CH2Cl2 लिया जाए, जिसकी तीन तरह की संरचनाएं बनना पॉसिबल है। जैसे अपन ने समतलीय संरचना बनाया, समपक्ष और विपक्ष, जिसमें बॉन्ड एंगल एक में 60 डिग्री था तो दूसरे में 180 डिग्री बॉन्ड एंगल था। अब अगर बात करें अपन पिरामिडीय ज्योमेट्री की, अब पिरामिडीय ज्योमेट्री की बात की जाए, पिरामिडीय ज्योमेट्री की बात की जाए तो कार्बन एक पिरामिड के तौर पर ऊपर की ओर होगा, इनके बीच में बॉन्ड एंगल होगा 60 डिग्री का। कार्बन एक पिरामिड, कार्बन एक टॉप के ऊपर है और नीचे पिरामिड के रूप में परमाणु जुड़े हुए, चारों संयोजकताएं अलग अलग तरीके से जुड़ी हुई। अगर दूसरी बात की जाए कार्बन की दूसरी परमाणु संरचना, पिरामिडीय संरचना की बात की जाए, इसके बीच में बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री का। ठीक है, तो दोनों के बीच में दोनों ही संरचनाएं समान है, अणुसूत्र दोनों का अणुसूत्र समान है, परंतु पिरामिडीय संरचनाएं भिन्न भिन्न है, और इनके बॉन्ड एंगल भी क्या है? अलग अलग है। अब बात करते हैं चौथी। समझ में आया कि समपक्ष और विपक्ष एक ही समावयवी की अलग अलग संरचनाएं बन सकती है, जबकि कार्बन एक चतुस्संयोजी परमाणु और चतुष्फल की संरचना होनी चाहिए। ठीक है, बात होगी ये दोनों संरचनाएं बना लीजिए आप। पिरामिडीय संरचना ये है, पिरामिडीय संरचना, पिरामिडीय संरचना CH2Cl2 के। ठीक है, ये थी समतलीय संरचना जिसमें दो तरह की सिस और ट्रांस, दो तरह की संरचनाएं बनी थी, दोनों तरह के आइसोमर्स बने थे। अब बात करते हैं अपन चतुष्फल की संरचना के बारे में। अब बात करते हैं चतुष्फलकीय संरचना के बारे में। कार्बन एक चतुस्संयोजी परमाणु है जिसकी संयोजकता 4 होती है, और ये हमेशा चतुष्फलकीय संरचना में व्यवस्थित होता है, जिसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होता है, जिसमें
परमाणुओं के बीच में प्रतिकर्षण बहुत कम होता है और सबसे ज्यादा स्थायी बॉन्ड एंगल वाला परमाणु ये स्ट्रक्चर बनाता है। 109 डिग्री 28 वाला 109 डिग्री 28 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट वाला जो बंद कोण है किसी भी परमाणु में उपस्थित होगा वो यूनिवर्सली बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि वहाँ पे प्रतिकर्षण बहुत कम होगा। जितना कम प्रतिकर्षण होगा उतना ही ज़्यादा स्थायित्व होगा। ठीक है, अब अपन वांट ऑफ ली बेल थ्योरी के बारे में अपन ने बात की कि एक आइसोमर CH2Cl2 के बारे में, कार्बन एक चतुस्संयोजी परमाणु होता है, ठीक है, ये सब बात चतुष्फल की संरचना बनाता है, लेकिन वांट ऑफ ली बेल ने बताया कि अगर ऐसा समायोगी हो, CH2Cl2 जैसा समायोगी हो, तो उसमें 3 तरह की संरचनाएं पॉसिबल हो सकती है। लेकिन फिर उसको खारिज करते हुए एक स्टेटमेंट दिया गया, किसी स्टेटमेंट दिया गया वांट ऑफ ली बेल द्वारा कि कार्बन एक चतुस्संयोजी परमाणु है, तो वह समतलीय व पिरामिडीय ज्योमेट्री नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो अस्थायी है, क्योंकि वहां पे प्रतिकर्षण ज्यादा और स्थायित्व कम है। और अपन यूनिवर्सली वही चीज स्टेबल रह सकती है, मतलब वही चीज स्थायित्व में या प्रकृति में रह सकती है जिसका स्थायित्व ज्यादा और प्रतिकर्षण कम हो। तो इसलिए इसका इस फॉर्मूले का या CH2Cl2 समायोगी का सबसे अच्छा स्ट्रक्चर या सबसे स्थायी ज्योमेट्री वाला स्ट्रक्चर है वो चतुष्फल के टेट्राहेड्रल। इस थ्योरी को लिख लेते हैं अपन, ये बना लो चतुष्फल की संरचना इसकी CH2Cl2 की। अब बात करते हैं वांट ऑफ ली बेल थ्योरी को लिख लेते हैं, आप पढ़ लो, समझ लो कि वांट ऑफ ली बेल ने कार्बन की संयोजकता बताई। कार्बन एक चतुस्संयोजी परमाणु है, चतुस्संयोजी परमाणु होने की वजह से ये चार तरीके के परमाणु के साथ जुड़कर एक चतुष्फल के संरचना का निर्माण करता है, जिसमें बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है। लेकिन जब इसने, ये तो अपन ने मेथेन की बात की थी, जब अपन ने CH2 ऐसे समायोगी की बात करेंगे, ऐसे परमाणु ऐसे अणु मॉलिक्यूल की बात करेंगे जिसमें अलग अलग तरीके के समायोगी बन सकते हैं, तो इस CH2Cl2 में अपन ने 3 तरह की स्ट्रक्चर्स देखी थी, समतलीय, पिरामिडी और चतुष्फल के। समतलीय में अपन ने समपक्ष और विपक्ष देखे थे, जिसमें बॉन्ड एंगल दोनों में अलग अलग थे, एक में 60 डिग्री था तो एक में 180 डिग्री था, और दोनों की अनस्टेबल थे या अस्थायी थे। कारण था कि इन दोनों के बीच में जो क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन परमाणु बड़ा परमाणु है जिसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स या कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण करता है। बड़े साइज होने के, बड़े आकार होने की वजह से ये दूसरे परमाणु के साथ प्रतिकर्षण करता है, जिसके कारण इनका स्थायित्व कम हो जाता है। इसलिए वांट ऑफ ली बेल ने फाइनली एक बात बताई, फाइनली ये कहा कि CH2Cl2 का स्थायी संरचना चतुष्फल की ही होगी, और जिसके मध्य बंद कोण कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सहसंयोजक बंध की आयनिक कक्षक अवधारणा, सहसंयोजक बंध की आयनिक कक्षक अवधारणा। सहसंयोजक बंध की आणविक कक्षक अवधारणा, सहसंयोजक बंध की सहसंयोजक बंध की आणविक कक्षक अवधारणा। सहसंयोजक बंध की आणविक कक्षक अवधारणा। सहसंयोजक बंध के बारे में आपको पता है, इलेक्ट्रॉनों के साझे से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। आणविक, दो परमाणु आपस में मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। आणविक कक्षक बोला है, कक्षक किसे कहते हैं इसके बारे में बात करते हैं। कक्षक वह क्षेत्र है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता हो। वैसे अपन अभी तक अपन ने जितने भी आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पाए जाएंगे, नाभिक से अटैच जो भी कक्ष होगा उसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कहलाएगा, कक्षक कहलाएगा। ठीक है, नाभिक से बंधा हुआ कक्षक परमाणुवीय कक्षक कहलाता है, क्योंकि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहलाएंगे, परमाणुवीय कक्षक कहलाएंगे। लेकिन अगर अपन के डेफिनेशन बात करें कक्षक की, वह क्षेत्र, कक्षक की डेफिनेशन की बात की जाए तो वह क्षेत्र
जहां पर वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना हो, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या प्रायिकता हो, संभावना या चलो प्रायिकता लिखो, प्रायिकता हो, उसे कक्षक कहते हैं, कक्षक कहते हैं। तो वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता होगा, तो परमाणु में भी तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो नाभिक से बंधा हुआ परमाणुवीय कक्षक की डेफिनेशन होगी, परमाणुवीय कक्षक नाभिक से, मतलब किसी नाभिक से बंधा हुआ कक्षक परमाणुवीय कक्षक कहलाता है। परमाणुवीय कक्षक कहलाता है, ठीक है। तो नाभिक से बंधा हुआ कक्षक परमाणुवीय कक्षक कहलाता है। तो दो या दो से अधिक नाभिकों से बंधे हुए कक्षक को क्या कहेंगे? यहाँ पर आणविक कक्षक कहेंगे। दो या आणविक कक्षक, आणविक कक्षक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक नाभिकों से बंधा कक्षक आणविक कक्षक कहलाता है। दो या दो से अधिक नाभिकों से बंधा हुआ कक्षक आणविक कक्षक कहलाता है। वैसे आज के लिए इतना सफिशिएंट है कि सहसंयोजक बंध की आणविक कक्षक अवधारणा में अपन ने कक्षक की डेफिनेशन देखी। कक्षक कहते हैं वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता हो, उसे कक्षक कहेंगे। और परमाणुवीय कक्षक वह कक्षक जहां वह कक्षक जो नाभिक से अटैच जो कक्षक होगा वह क्या कहलाएगा? परमाणुवीय कक्षक कहलाएगा। जब दो या दो से अधिक नाभिकों से अटैच जो कक्षक होंगे वह आणविक कक्षक कहलाएंगे। आणविक कक्षक के बाद अपन अपनी टॉपिक में अपने बॉन्डिंग की बात की। अभी तक जितनी भी बात की अपन ने किसके बारे में बात की? बॉन्डिंग के बारे में बात की। तो बॉन्डिंग के बारे में अपन ने फर्स्ट टॉपिक बात की कक्षक एस, रासायनिक बंध के बारे में, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात की। केमिकल बॉन्डिंग वह बॉन्डिंग या वह बंध जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु परस्पर जुड़कर अणु बनाते हैं। अणु बनाने के साथ साथ वह जिस शक्ति द्वारा, जिस पावर है, मतलब कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा, कुछ ना कुछ तो होगा जब वो आपस में जुड़े हुए हैं। अगर वो प्रतिकर्षण होता तो वो कभी आपस में जुड़ते ही नहीं। तो किसी न किसी पावर या शक्ति की वजह से जुड़े हुए, जिस शक्ति द्वारा जुड़े हुए उसे अपन बंध कहेंगे। और वह बंध क्या कहलाएगा? रासायनिक बंध कहलाएगा। रासायनिक बंध में अपन ने H2O का एग्जाम्पल देखा। रासायनिक बंध वैसे तीन प्रकार के पढ़े अपन ने, सहसंयोजक बंध, आयनिक बंध व उपसहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध वह बंध जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, साझे से बने बंध को सहसंयोजक बंध कहेंगे। जिसके एग्जाम्पल अपन ने मेथेन का देखा था, CH4 का देखा था, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के 4 परमाणु और कार्बन के 1 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके मेथेन परमाणु का निर्माण करते हैं। और फिर अपन ने बात की आयनिक बंध। तो आयनिक बंध दो विपरीत आयन जैसे धनायन व ऋणायन आपस में मिलकर स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं
और जिस शक्ति द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं उसे आयनिक बंध कहेंगे, जिसका एग्जाम्पल है अपन ने NaCl देखा। वैसे NaCl के बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूँ। NaCl को अपन नॉर्मल लैंग्वेज में अपना साधारण नमक कहते हैं। इसके बीच में ये जो बॉन्डिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसको 700 डिग्री सेंटीग्रेड से हाई टेम्परेचर तक ये मेल्ट नहीं होता, ये सॉलिड स्टेट में रहता है। अपन नमक का उपयोग अपन डेली जीवन में प्रतिदिन भी करते हैं। अगर कहीं चोट लग जाती है तो उसको सेकने के लिए नमक से सेक करते हैं, जिससे तो अपन ने देखते हैं इसको हाई टेम्परेचर पे भी गर्म करते हैं, लेकिन ये पिघलता नहीं है क्योंकि इसकी जो बॉन्डिंग होती है आयनिक जो बंध होता है इसका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से इजीली ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है। और अब HCl की बात करते हैं। इन दोनों के बीच में आयनिक बंध है, H+ और Cl-, लेकिन ये लिक्विड स्टेट में है क्योंकि इसमें जो आयनों की स्ट्रेंथ है ये इस पे +1 चार्ज है और इसकी आकार क्या है, छोटा बड़ा। छोटे बड़े आकार के होने की वजह से इनमें आरएनएस की प्रकृति द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। अम्ल क्षार आपने पढ़ा होगा, आरएनएस की थ्योरी से समझा जा सकता है। ये साल्ट होता है। एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, NaCl साल्ट होता है जबकि HCl अम्ल होता है। ये साल्ट होता है, ये अम्ल होता है, क्यों? NaCl साल्ट हुआ तो क्यों हुआ, HCl अम्ल हुआ तो क्यों हुआ, इसके बारे में बताना। जबकि मेरा मानना है कि H+ और Cl- इसके भी बायतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है Cl को। ये H+ देने के बाद ये Cl इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये हो गया न्यूट्रल और ये भी हो गया फुल्ली फिल्ड। तो इन दोनों के बीच में सेम ये क्वालिटी है कि Na+ अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है Cl को, तो इसमें उत्कृष्ट गैस विन्यास ये भी प्राप्त कर लेता है। उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने से और ये भी उत्कृष्ट गैस विन्यास दोनों स्टेबल हो जाते हैं। दोनों की प्रकृति सेम है, लेकिन ये अम्ल, ये तो लवण है और ये अम्ल है, क्यों? इसके बारे में बताना, ठीक है। कल आप मुझे इसके बारे में मैसेज या कमेंट करना कि मैं इसका आंसर आसानी से आपको दे सकूं कि ये साल्ट हुआ तो क्यों और ये अम्ल हुआ तो क्यों। फिर अपन ने बात की उपसहसंयोजक बंध की। उपसहसंयोजक बंध वह बंध जिसमें दो परमाणुओं में से किसी दो परमाणु में से किसी एक परमाणु द्वारा एकाकी इलेक्ट्रॉन दिया गया, मतलब इसी परमाणु द्वारा एकाकी इलेक्ट्रॉन दिया गया, जिससे बने बंध को उपसहसंयोजक बंध कहेंगे। तो एक परमाणु द्वारा दिया गया, तो एक परमाणु तो इलेक्ट्रॉन दिए और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन लिए, तो पहला क्या हुआ, दाता परमाणु हुआ, दूसरा क्या हुआ, ग्राही परमाणु। जिसने इलेक्ट्रॉन लिया ग्राही परमाणु क्या, अपन ने एग्जाम्पल देखा था एल्किल आइसोसाइनाइड का। एल्किल आइसोसाइनाइड में नाइट्रोजन ने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिए क्योंकि इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे, और कार्बन ने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण किए, जिससे उन दोनों के बीच में बने बंध को क्या कहेंगे, उपसहसंयोजक बंध कहेंगे। उपसहसंयोजक बंध को एरो के निशान से, तीर के निशान से दिखाया जाता है। तीर का निशान किधर से होता है, अगर दाता परमाणु से ग्राही परमाणु में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे तो तीर किस दिशा में होगा, ग्राही परमाणु की दिशा में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिए गए, किसने दिए, नाइट्रोजन ने कार्बन को दिए, तो तीर का निशान किसकी ओर होगा, कार्बन की ओर होगा, ठीक है। फिर अपन ने बात की थी फॉर्मल आवेश की। फॉर्मल आवेश उपसहसंयोजक परमाणुओं में से, उपसहसंयोजक बंध में उपस्थित परमाणुओं में से जैसे नाइट्रोजन और कार्बन परमाणु में फॉर्मल आवेश कितना था कि उन्होंने अपना चार्ज ट्रांसफर किया, तो कितना चार्ज ट्रांसफर किया, तो अपन ने फॉर्मल आवेश का फॉर्मूला देखा था, परमाणु में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस असहभाजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस सहभाजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये फॉर्मल आवेश निकाला था अपन ने, नाइट्रोजन का फॉर्मल आवेश +1 निकाला था और कार्बन का फॉर्मल आवेश कितना निकाला था अपन, -1, ठीक है। फिर अपन ने बात की थी सहसंयोजक बंध की प्रवृत्ति, नेचर ऑफ सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध की प्रवृत्ति में अपन ने बात की थी वांट ऑफ लीबेल्स थ्योरी। वांट ऑफ लीबेल ने बताया था कि कार्बन एक चतुस्संयोजी परमाणु तो है, अगर कार्बन की चारों संयोजकता समान परमाणु से जुड़ी हो तो उसकी संरचना चतुष्फल की होगी और यूनिवर्सली सबसे ज्यादा स्टेबल हो। अगर ऐसे समावयवी लिया जाए, एक ऐसा समावयवी लिया जाए जैसे अपन ने CH2Cl2 की बात की थी, जिसके अलग अलग स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, अलग अलग ज्योमेट्री बन रही थी, तो CH2Cl2 एक ऐसा समावयवी है जिसकी 3 तरह की संरचना बन रही थी, एक तो समतलीय संरचना, पिरामिडीय और चतुष्फल की संरचना। तो समतलीय संरचना में अपन ने देखा था कि समपक्ष और विपक्ष, सिस एंड ट्रांस, 2 तरह के अपने पास स्ट्रक्चर्स आए थे, जिनमें दोनों का बॉन्ड एंगल अलग अलग था, एक में 60 डिग्री था तो एक में 180 डिग्री था। फिर अपन ने पिरामिडीय ज्योमेट्री देखी, पिरामिडीय ज्योमेट्री में एक में अपन ने बॉन्ड एंगल देखा था 60 डिग्री, तो दूसरे में देखा था 120 डिग्री। फिर थर्ड देखिए अपने चतुष्फल की संरचना। चतुष्फल की संरचना में कार्बन और क्लोरीन परमाणु के बीच में बॉन्ड एंगल था 109 डिग्री 28 मिनट का।
तो क्वांटम लीबल ने थ्योरी फाइनली निष्कर्ष निकाला है कि कार्बन एक चतुस्संयोजी परमाणु तो है, लेकिन वो कभी समतलीय व पिरामिडीय संरचना में स्थायित्व ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा, प्रतिकर्षण ज़्यादा होगा तो स्थायित्व कम होगा, और स्थायित्व अगर जब तक कोई परमाणु स्थायित्व ग्रहण नहीं करता, जब तक कोई परमाणु स्थायित्व ग्रहण नहीं करता है तब तक वो यूनिवर्सली रिएक्ट करता रहेगा, और जैसे ही वो स्थायित्व ग्रहण कर लेगा और वो यूनिवर्सली स्टेबल हो जाएगा और मतलब बिना रिएक्ट किए ही वो अपनी जगह रहेगा। तो अपने फिर वांटम लीबेल ने बताया कि कार्बन चतुस्संयोजी परमाणु है, वह हमेशा CH2Cl2 भी चतुष्फल की संरचना में ही रहेंगे। फिर अपन ने बात की सहसंयोजक बंध की आणविक अवधारणा, आणविक कक्षक अवधारणा। फिर अपन ने बात की आणविक कक्षक अवधारणा में कक्षक के बारे में। कक्षक किसे कहेंगे? जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की प्रायिकता हो, इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रायिकता हो। और परमाणविक कक्षक बंद कर दे इसको। परमाणविक कक्षक वह कक्षक जहाँ पे नाभिक से बंधा हुआ कक्षक, अरे बंद करके जा मोबाइल, हाँ नाभिक से बंधा हुआ कक्षक बंद कर दे इसको, कट कर दे।